नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत इस खबर के साथ। अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी अधिकारी संघ के अध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए चल रही नामांकन प्रक्रिया के तहत 4 उम्मीदवारों के द्वारा नाम निर्देशन पत्र जमा किए गए। निर्वाचन अधिकारी के अनुसार 12 दिसंबर को स्क्रूटनी और 19 दिसंबर को मतदान एवं परिणामों की घोषणा की जाएगी। अजाक्स के अध्यक्ष पद के लिए हो रहे चुनाव की निर्वाचन प्रक्रिया के तहत नामांकन जमा किए जा रहे हैं। चुनाव अधिकारी टीआर चौधरी ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए 4 प्रत्याशियों ने 6 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। वहीं 12 दिसंबर को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की जाएगी। इसके साथ ही 19 दिसंबर को मतदान होगा, जो सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा और उसके बाद परिणामों की घोषणा की जाएगी। नगर निगम में अजाक्स के अध्यक्ष के चुनाव है, जिसमें एक अध्यक्ष चुना जाना है। ये चुनाव प्रथम प्रकाशन से हुए थे। 5 तारीख को प्रथम प्रकाशन किया था मेमो लिस्ट का, और अंतिम प्रकाशन 7 तारीख को किया। उसके आधार पे 2214 मेंबर हैं वोट डालने के लिए, और 9 तारीख को आज जो है हम नामांकन प्राप्त किए। चार उम्मीदवारों ने नामांकन पर भरे हैं, जिसमें 2 ने डबल भरे हैं, 2 लोगों ने। तो इस प्रकार 6 आवेदन जो नामांकन आए हैं। इसमें प्रक्रिया कब तक की है मतदान करने की? 12 तारीख को इसकी जांच होगी, सबकी स्क्रूटनी होगी। उसी दिन वापसी हो जाएगी, उसी दिन चुनाव की नामांकन होगी, और 19 तारीख को वोटिंग है। उसी दिन रिजल्ट है कि दूसरे दिन रहेगा? 19 को रिजल्ट हो जाएगा। 9 बजे से 5 बजे तक जो है, प्रातः 9 बजे से 5 बजे तक वोटिंग होगी, और उसके आधे घंटे बाद वोटिंग, आधे घंटे मतगणना चालू होगी। अजाक्स के अध्यक्ष पद के लिए 2214 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। दिव्यांगजनों में थैलेसीमिया, सिकल सेल और हीमोफीलिया के मरीजों को भी शामिल किया गया है। सरकार के निर्देश है कि प्रत्येक शासकीय चिकित्सालय में 10 बेड रिजर्व रखकर उन्हें उपचार प्रदान किया जाए। जबलपुर में इस दिशा में तेजी से कार्य हो रहा है। ये कहना है दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त निःशक्तजन आयुक्त संदीप रजक का। दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए आयुक्त निःशक्तजन संदीप रजक को राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किया गया। जबलपुर का नाम रोशन करने वाले संदीप रजक ने जबलपुर लौटकर पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि दिव्यांगजनों के लिए अभी बहुत से कार्य करना बाकी है। सरकार ने दिव्यांगता की लिस्ट में थैलेसीमिया, सिकल सेल और हीमोफीलिया के मरीजों को भी शामिल किया है। शासकीय हॉस्पिटल्स में उनके लिए निःशुल्क उपचार का प्रावधान है। पहले 7 प्रकार की दिव्यांगता थी। थैलेसीमिया, सिकल सेल, हीमोफीलिया जो ब्लड रिलेटेड है, जिनको लगातार उनको रक्त की आवश्यकता पड़ती है, और उनको समझ में नहीं आता कि दिव्यांगता है, परंतु उनको ये समस्याएं हैं। उसके लिए भी लगातार बहुत तेज़ी से काम हो रहा है कि दिव्यांगजनों को उनको आसानी से शासकीय चिकित्सालय में लगभग 10 बेड आप आरक्षित करें और उसमें उनकी व्यवस्था करें। इसमें भी लगातार काम चल रहा है। यहाँ पे काफ़ी जबलपुर में तो मैं समझता हूँ इस विषय में बहुत काम चल रहा है। काफ़ी स्वयंसेवी और संगठन और काफ़ी लोग इसमें काम कर रहे हैं। बाकी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में थोड़ी समस्याएं हैं, तो उसको दूर करने के लिए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आयुक्त निःशक्तजन का कहना है कि दिव्यांगों के फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर लाभ उठाने वालों के खिलाफ भी सघन मुहिम चलाई जाएगी। यहाँ पे मध्य प्रदेश में कुछ जगह हमने देखा कि जो हमको शिकायतें प्राप्त हुई कि दिव्यांगजनों के फर्जी तरीके से प्रमाण पत्र बना करके और लाभ दिव्यांगजनों कुछ लोगों के द्वारा लिया गया है। उसमें विशेष कार्रवाई जो है, विशेष जो है कार्रवाइयाँ जो है मध्य प्रदेश में हम लोगों ने की है, और इसमें लगभग 80 ऐसे दिव्यांग जो है शिक्षा भर्ती में ही पकड़े गए, जिनके द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र बना करके उन्होंने नौकरी पाली। तो उसमें जो है काम जो किया वो एक बहुत बड़ा मिसाल बना है पूरे देश के लिए। और अभी भी जो रिव्यू मीटिंग थी जो भारत सरकार की, उसमें सभी स्टेट के कमिश्नर्स आए हुए थे। तो हम लोग मध्य प्रदेश में हमने पाया कि हम बहुत ही सही दिशा में काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे निर्देश प्राप्त नहीं होते जिसको काम का निर्देश सीधे सीधे प्राप्त होते हैं, परंतु कुछ ऐसे चीज़ों को हम लोगों ने लिया और उसको आगे जब हम लोगों ने किया तो निश्चित रूप से उसमें सफलता पाई है। और दिव्यांगजनों के मन में भी ये विश्वास बैठा कि नहीं, हमारे साथ अगर कोई गलत करेगा तो उसका परिणाम सामने वाले को भुगतना पड़ेगा। पुरस्कार प्राप्त संदीप रजक का कहना है कि जबलपुर सहित रीजन में दिव्यांगों के लिए बेहतर कार्य किए जा रहे हैं। कई समाज सेवी संस्थाएं भी उल्लेखनीय काम कर रही हैं। खाद्य विभाग के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को कार्यालय में आकर धमकाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध ओमती थाने में शिकायत दर्ज की गई है। पुलिस के अनुसार इस मामले में वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। जिला मुख्यालय के खाद्य विभाग में पदस्थ कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी संजीव अग्रवाल ने ओमती थाने में शिकायत दी है कि कोतवाली क्षेत्र निवासी अब्दुल महमूद रंगरेज के द्वारा उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है।
कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि एक पुराने मामले में गवाही बदलने का दबाव बनाने के लिए अब्दुल महमूद रंगरेज ने उन्हें कार्यालय में आकर धमकाया। हम लोगों ने समझाने की कोशिश की, पुलिस की कार्रवाई थी, जो अनियमितता है वो कानूनन लीगल होगा, न्यायालय उसमें कार्रवाई करेगा। हम लोग कुछ नहीं, कुछ दस्तावेज मांग रहा था कि ये दस्तावेज दो वो दो। हमने कहा हम लोगों के पास जो दस्तावेज हैं वो आप ले सकते हैं, बाकी अगर जो पुलिस के पास हैं या अदर विभाग के पास हैं तो उनको हम लोग लेटर लिख देते हैं सूचना के अधिकार के अधिनियम के अंतर्गत कि आप वहाँ से प्राप्त कर लें और आपको सूचना दे देते हैं। फिर वो कहने लगा कि आपकी पेशी है कोर्ट में, उसके बाद चालान पेश हो चुका है शायद, तो मेरी 13/12/2023 को पेशी है। बोले आप पेशी पे ना जाओ तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा, और नहीं और अपने बयानों पे भी ध्यान रखना क्या बोलना है, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा और आपके बेटे के लिए भी अच्छा नहीं होगा। इसी के साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ, मेरे साथी सिद्धार्थ राय हैं जूनियर ऑफिसर, उनने दुकान की जाँच की थी, उसमें गंभीर अनियमितताएँ पाई गई थी, तो बहुत सारा स्टॉक कम मिला था। तो उसके रिपोर्ट के आधार पर कंट्रोलर मैडम ने उस समय दुकान निलंबित कर दी थी और उसका केस अभी लंबित है। अब इस बारे में मैं अपने वरिष्ठ अधिकारी कंट्रोलर साहब श्री कमलेश तांडेकर को रात में सूचना दी व्हाट्सएप पे, चूँकि मैं तनावग्रस्त हो गया था एकदम से और बीपी बढ़ गया था, तो मैं घर हमें छोड़ने गए हमारे साथी लोग। उसके बाद आज सुबह फिर ऑफिस आए तो मैंने एक आवेदन बनाया अपने फूड कंट्रोलर के माध्यम से, टीआई साहब के पास लेके आए हैं और अब टीआई साहब के सामने पेश किया है। उसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो टीआई साहब उसमें करेंगे। हाँ, धमका रहा था। ओमती पुलिस इस मामले में वैधानिक कार्यवाही कर रही है। कलेक्ट्रेट शाखा से कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री संजीव अग्रवाल जी एक आवेदन पत्र लेके थाना ओमती आए हैं। इनके द्वारा अपने आवेदन पत्र में बताया गया है कि कल दिनांक 9/12/23 को जब अपने ऑफिस में थे, उसी दरमियान एक अब्दुल महमूद रंगरेज जो कोतवाली थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, इनके ऑफिस में आकर इनके शासकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न किया और किसी पुराने मामले में इनमें को कोर्ट में गवाही देने से मना कर रहे हैं, साथ ही जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। आवेदन पत्र लेके इसमें हम वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। खाद्य अधिकारी का कहना है कि इस प्रकार की गुंडागर्दी से स्टाफ दहशत में है। ट्रेनों और स्टेशनों पर खाद्य सामग्रियों की बिक्री करने वाले अवैध वेंडरों के विरुद्ध आरपीएफ के द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आरपीएफ कमांडेंट अरुण त्रिपाठी के अनुसार जबलपुर, सागर, कटनी, सतना, इटारसी, दमोह समेत कुछ अन्य रेलवे स्टेशन में मुहिम चलाकर कार्यवाही की जा रही है। अवैध वेंडरों के खिलाफ आरपीएफ के द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। कमांडेंट अरुण त्रिपाठी के अनुसार इस मुहिम के तहत प्रतिदिन 30 से 40 अवैध वेंडर पकड़े जा रहे हैं और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। वर्तमान में अवैध वेंडर को लेकर के हमने एक शिकंजा आरपीएफ ने थोड़ा सा टाइट किया है और हम लगातार अभियान कर रहे हैं। पर डे 40 से 50 अनऑथराइज वेंडर पकड़े जा रहे हैं और ये अभियान को हम अभी कंटिन्यू रखेंगे जब तक कि पूरे डिवीज़न में वेंडर्स, अनऑथराइज वेंडर्स हमारा एरिया छोड़ करके नहीं चले जाएँ या तो फिर पकड़े जाएं, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और इसके में जो कार्रवाइयाँ हैं उस पर हम मेनली फोकस कर रहे हैं सतना, कटनी, जबलपुर, सागर, ये 4 जो स्टेशन हैं काफ़ी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा छोटे स्टेशन जैसे पिपरिया, नरसिंहपुर है और बरगवा व्यवहारी का स्टेशन है, या रीवा और मैहर है, दमोह है, इन पे भी हमारी कार्रवाइयाँ चल रही हैं। तो हम जो भी मेल एक्सप्रेस ट्रेन है या स्टेशन एरिया है उन सब पे कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सतना, कटनी, इटारसी, जबलपुर, दमोह सहित अन्य स्टेशनों और ट्रेनों में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। दर्शन शास्त्र को सभी विषयों की जननी कहा जाता है। धर्म, संस्कारों और नैतिक मूल्यों की शिक्षा का माध्यम भी दर्शन शास्त्र है, लेकिन इस विषय की ओर विद्यार्थियों का रुझान कम होने लगा है और यही वजह है कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग में एमए एवं रिसर्च में मिलाकर लगभग 20 छात्र छात्राएं ही हैं। दर्शन शास्त्र में छात्र छात्राओं की रुचि कम हो गई है। इसका प्रमाण है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग में एमए और रिसर्च में मिलाकर मात्र 20 विद्यार्थी ही अध्ययनरत हैं। इनमें एक विदेशी छात्रा शामिल है जो श्री रामचरितमानस पर शोध कर रही है। विश्वविद्यालय प्रबंधन के अनुसार प्रतियोगी परीक्षा देने वाले कुछ छात्र छात्राएं ही इस सब्जेक्ट में रुचि दिखा रहे हैं। दर्शन शास्त्र में कुल एमए मिला के और रिसर्च मिला के 20 के करीब विद्यार्थी हैं। 16 विद्यार्थी रिसर्च में हैं और फर्स्ट सेमेस्टर में 4 विद्यार्थी हैं, थर्ड सेमेस्टर में 4 विद्यार्थी हैं। सर, विदेशी छात्रों की संख्या कितनी है? अभी तो वर्तमान में जबलपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत
सिर्फ दर्शन शास्त्र विभाग में एक विदेशी छात्रा हैं जो कि इटली से आई हैं, जारिया रेस्टिला जिनका नाम है, और रामचरितमानस में अद्वैत वेदांत की भूमिका विषय पर वो रिसर्च कर रही हैं। सर क्या कारण है कि छात्रों की कमी होती जा रही दर्शन शास्त्र? दर्शन शास्त्र विषय में छात्रों की कमी नहीं है। दर्शन शास्त्र एक गूढ़ विषय है और 2 स्तर पर छात्र अध्ययन करते हैं, एक तो स्वांतः सुखाय के लिए, दूसरा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इलाहाबाद और DHU में काफ़ी अच्छा माहौल है, तो अधिकांश विद्यार्थी वहाँ अध्ययन करने जाते हैं। और यहाँ पर जिनकी अपनी व्यक्तिगत रुचि है दर्शन शास्त्र पढ़ने की, दर्शन विषय को पढ़ने की, वो विद्यार्थी यहाँ पे एडमिशन लेते हैं। गौरतलब है कि दर्शन शास्त्र को सभी विषयों की जननी कहा जाता है। धर्म, संस्कार और नैतिक मूल्यों की शिक्षा भी इसी से प्रदान की जाती है, लेकिन वर्तमान समय में इस विषय में विद्यार्थियों की कम होती रुचि और घटती संख्या चिंता का विषय है। गैंगरेन से पीड़ित एक मरीज की जिला अस्पताल में मौत हो गई। खास बात ये थी कि अंतिम वक्त में भी उनके घर वालों ने उन्हें लावारिसों की तरह छोड़ दिया था, लेकिन पुलिस और गरीब नवाज कमेटी के सदस्यों के द्वारा मृतक के बेटे को बुलवाकर अंतिम संस्कार कराया गया। विक्टोरिया अस्पताल में भर्ती गैंगरीन पीड़ित मरीज मुन्ना लाल रजक की मौत हो गई। पुलिस ने उसके बेटे राजेंद्र रजक को सूचना देकर बुलाया, लेकिन राजेंद्र अपने पिता का अंतिम संस्कार किए बिना ही वापस जाने लगा। लिहाजा पुलिस ने गरीब नवाज कमेटी को खबर की और मौके पर पहुंचे कमेटी के सदस्यों ने रानीताल मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार संपन्न कराया। पिताजी क्या नाम है? मुन्ना लाल रजक। क्या हो गया? ये भर्ती थे विक्टोरिया में। कहाँ रहते हैं? ये सिमरिया खुर्दाम गाँव बड़ा। उनको गैंग दिया थी, गैंग क्या आप करवानी पड़ते थे संस्कार? नहीं, हम तो छोड़ के जा रहे हैं। कौन ने बुलाया? तो पुलिस वाले ने भाईजान चाचा जी को बुलाया तो फिर करवा रहे हैं। ये मुन्ना लाल रजक है पिता, राजेंद्र रजक लड़के का नाम है। ये पिछले 1 महीने 1.5 महीने से विक्टोरिया में गैंगरेन वार्ड में एडमिट थे, और आज जब वो ख़त्म हुए हैं सवेरे, तो उनके लड़के को पुलिस द्वारा जानकारी मिली और पुलिस ही ने लेके आया, मगर वो ना बॉडी ले जाने में और ना ही अंतिम संस्कार कराने में, दोनों में ही असमर्थ है। तो पैर पड़ के जा रहा था, तो पुलिस ने ही ये जानकारी हमको दी और फिर अंतिम संस्कार का पूरा कार्यक्रम जो है वो गरीब नवाज कमेटी द्वारा उनके पुत्र के हाथ से कराया जाएगा रानीताल मुक्तिधाम में। कहाँ के रहने वाले? नरसिंहपुर के रहने वाले हैं। अंतिम वक्त में भी मुन्ना के परिजन उसे लावारिसों की तरह छोड़कर जा रहे थे, जिसे लेकर अस्पताल में मौजूद लोग भी हैरत में थे। तीसरे पुल के पास रेलवे के खाली क्वार्टर्स पर चोरों की नजर है। कर्मचारियों के खाली आवासों के खिड़की दरवाजे तक चोर चोरी करके ले जा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों को सुध तक नहीं है। खाली आवासों को नशेलचियों ने अपना अड्डा बना लिया है। तीसरे पुल के पास बराड रोड पर रेलवे कर्मचारियों के 30 आवास बने हुए हैं जो खाली हो चुके हैं। इन खाली पड़े आवासों को जुआरियों, शराबियों और स्मैकियों ने अपना अड्डा बना लिया है। वहीं इन खाली पड़े आवासों में लगा कीमती सामान चुरा कर ले जा रहे हैं। खिड़की, दरवाजे, टाइल्स और ग्रिल तक काट कर ले जा चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी सुध तक नहीं ले रहे हैं। यही हाल रहा तो मकानों में लगा लोहा भी लोग चुरा कर ले जाएंगे। जानकारों का कहना है कि इस पूरे चोरी कांड में रेलवे के भी कुछ कर्मचारी शामिल हैं जो चोरों को संरक्षण दे रहे हैं। बहरहाल लोगों का कहना है कि नशेलचियों के इस अवैध अड्डे पर समय रहते कोई कार्यवाही नहीं हुई तो किसी भी दिन कोई बड़ी आपराधिक घटना इस क्षेत्र में हो सकती है, क्योंकि देर रात तक नशेलची यहां बैठकर नशा करते हैं। चरगावा थाना क्षेत्र के ग्राम सुनवारा में हुए गोलीकांड में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल लाया गया। वहां इलाज के दौरान एक की मौत हो गई। हत्या की वजह के बारे में जानकारी मिली है कि आरोपी की लड़की सुबह से गायब है और उसे शक था कि मृतक का बेटा उसे भगा कर ले गया है। चरगवा के ग्राम सुनवारा में रहने वाले धन सिंह चड़ार और हल्के राम को गोली मारकर घायल कर दिया गया। परिजन इन्हें लेकर मेडिकल अस्पताल पहुंचे, जहां पर परीक्षण के उपरांत चिकित्सकों ने धन सिंह को मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजनों ने बताया कि गांव के रहने वाले श्यामलाल लोधी की बेटी सुबह से लापता है और उसे शक है कि धन सिंह के लड़के के साथ उसका प्रेम प्रसंग था और वही उसे भगा कर ले गया है। लिहाजा रविवार की शाम वो धन सिंह के घर पहुंचा और भरमार बंदूक से धन सिंह और हल्के सिंह पर फायर कर दिया।
सर वो श्याम पटेल है जिसने गोली मारी है। उसने अंधेरे का फ़ायदा उठा के गोली मारी छुप के। मेरा भाई घर में बैठा था, उसके साथ 2-4 लोग और साथ में बैठे थे। 2 लोगों को और गोली लगी है। क्या नाम है आपके भाई का? धन सिंह चड़ार। मारने वाला कौन है? श्याम पटेल। मारने की वजह? मारने की वजह थी उसकी लड़की मेरे भतीजे के साथ भाग गई। पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।